हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल MS पथेरिया पे। तो लास्ट टाइम हमारे जो टॉपिक चल रहे थे वो कंसंट्रेशन की टर्म थी, जिसमें से कंसंट्रेशन की टर्म में से हम कंप्लीट कर चुके हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है मोलरिटी। क्योंकि मोलरिटी जब आपको समझ में आ जाती है ना, तो उससे बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाती हैं। साथ में मोलरिटी से एक क्वेश्चन आपको जरूर से भी जरूर मिलेगा, चाहे आप CBSE को देखिए, चाहे आप JEE को देखिए, चाहे आप नीट को देखिए। उसके बाद हमने मोलरिटी किया, फिर मोल फ्रैक्शन किया, फिर PPM किया, हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये इस टाइप के न्यूमेरिकल भी देखे कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ तो मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलरिटी दिया हुआ तो मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हमारी एक लास्ट कंसंट्रेशन की टर्म पेंडिंग है, नॉर्मेलिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं, नॉर्मेलिटी को। तो एक बार देख लेते हैं नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे तो नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट किया जाता है भी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्या होती है नॉर्मेलिटी? देखिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फर्क है, ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बार देख लेते हैं, पहले पूरी डिटेल में नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या कह रही है भी, किसे बोला जाता है? आपने मोलरिटी क्या पढ़ा था? मोलरिटी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे ही यहां पे क्या है, वहां पे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है आप कहोगे सर, उसको भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये था हमारे पास मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in per liter solution, number of gram equivalents present in per liter solution, number of gram equivalents in per liter solution। आप कह सकते हो बिल्कुल सेम है पर लीटर सॉल्यूशन। किसके जैसा है? बिल्कुल सेम मोलरिटी के जैसा है। वहां पे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, यहां पे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। क्या मतलब है अभी, मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, या 2 लीटर सॉल्यूशन है, 4 लीटर सॉल्यूशन है, जितना मानना चाहो। लेट अस कंसीडर हमारे पास 4 लीटर सॉल्यूशन है। 4 लीटर सॉल्यूशन का क्या हुआ, वॉल्यूम होगा। तो 4 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास है और उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं। 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स बताएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं। उसके अंदर 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। इसका मतलब अगर हमसे नॉर्मेलिटी पूछे, नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अरे 4 लीटर में 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो 1 लीटर में कितना होगा, सीधा सोचने की बात नहीं है। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स, और 1 लीटर में कितने होंगे, सीधी सी बात है 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसलिए हम सीधा ये लिख सकते हैं। तो जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हमने कहां किया था, जैसे हमने मोलरिटी में किया था। मोलरिटी में क्या करते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने लिया आपने, 4, 4 डिवाइड में वॉल्यूम भी कितना लिया, 4 लीटर लिया। कैंसिल करोगे क्या आएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी यूनिट भी आपको पता चल गई होगी। यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जो इसकी यूनिट है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी यूनिट को सिंबलाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये भूल जाते हो तो इसकी यूनिट को हम कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मल। तो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब आपके पास क्वेश्चन ये, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब के ऊपर हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलरिटी में था मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, यहां पे है ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी सेम है, वहां मोलरिटी पढ़ते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे नॉर्मेलिटी क्या पढ़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हमने देखा है तो 4 मोल थे, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स 4 लीटर में थे, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आंसर क्या आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर
हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स तक पहुंचने से पहले आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जैसे आपने मोल्स निकालने आते हैं, आपको मोलर मास पता है क्या होता है, वैसे ही एक नया मास है अभी, इक्विवेलेंट मास। एक मास होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। जैसे मोलर मास फिक्स होता है, जैसे कि मान लेते हैं NaOH है, हम NaOH का मोलर मास कितना बताते हैं, सीधी सी बात है बता देते हैं। कैसे? सोडियम का 23 होता है अभी, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको कंबाइन कर दें तो इसका जो मोलर मास है 40। ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। वैसे ही इक्विवेलेंट मास भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, लेकिन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इक्विवेलेंट मास का रिलेशन मोलर मास के साथ ही है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है अभी, इक्विवेलेंट जो मास होता है वो होता है मोलर मास डिवाइड में होता है अभी n फैक्टर, डिवाइड में होता है अभी n फैक्टर। आप कहोगे सर ये n फैक्टर क्या आ गया, अरे एक एक चीज सब चीजों को बताएंगे, पहले आप ये देखिए ये पता चल गया नहीं चल गया। तो मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, तो पहले आपको मोलर मास ही पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो मोलर मास को n फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात करता हूं अब यहां पे, क्या इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या इक्वल हो सकते हैं? क्या इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल हो सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? अगर n फैक्टर से जो डिवाइड किया मोलर मास को तब आपका इक्विवेलेंट मास आता है। अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल बन जाएगा भाई, मोलर मास के इक्वल बन जाएगा। अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। अगर n फैक्टर 1 बन जाए तो इफ द n फैक्टर इज 1 देन द इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। अब देखते हैं n फैक्टर क्या होता है पहले, तो n फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। n फैक्टर किसका कैसे निकालेंगे, तो एक बार n फैक्टर देखते हैं भाई, यहां पे देख लीजिए n फैक्टर। n फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर n फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो n फैक्टर आप किसका कैलकुलेट कर रहे हो ये देखना जरूरी है। सबसे पहले हम n फैक्टर एसिड का कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम एसिड का n फैक्टर, अगर आपको एसिड का n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो एसिड के n फैक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। एसिड के n फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी। एसिड के n फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी। एसिड के n फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी, क्योंकि एसिड जो है उसमें से कौन निकलता है, H पॉजिटिव, और वो किसको न्यूट्रलाइज करता है, OH नेगेटिव को। एसिड में से निकलता है H पॉजिटिव जो बेस के OH नेगेटिव को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए एसिड के n फैक्टर का क्या नाम रखा गया है, बेसिसिटी, कि वो बेस के कितने OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एक बात बताइए, अगर एसिड में से एक H पॉजिटिव निकलता है तो वो एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, दो H पॉजिटिव निकलते हैं तो दो OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब एसिड का जो n फैक्टर है जिसको आपने बेसिसिटी नाम दिया है, अब आप समझ गए होंगे क्या होगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन विच आर रिलीज्ड बाय द एसिड। तो कितने H पॉजिटिव आयन एसिड के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका n फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अब यहां पे एसिड का n फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो बेसिसिटी का मतलब होता है, क्या होता है, एसिड के n फैक्टर का एक और नाम क्या हो गया, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। कितने H पॉजिटिव आयन है उसके अंदर, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है अभी, इसे बोला जाता है उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। कितने H पॉजिटिव आयन उसमें से निकल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका n फैक्टर बोलते हैं। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने HCl का ही एग्जांपल लिया। HCl में से कितने H पॉजिटिव निकलते हैं, केवल एक निकलता है। HCl में से कितने H पॉजिटिव निकलते हैं,
एक H पॉजिटिव निकलता है। इसका मतलब इसका n फैक्टर क्या हो गया 1। इसका n फैक्टर कितना हो गया 1, मतलब इसका जो n फैक्टर है इट विल बी इक्वल टू 1। अगर इसका n फैक्टर 1 है तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा भी, मोलर मास के इक्वल आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो HCl के केस में n फैक्टर ही किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टर ही किसके 1 के इक्वल आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल हो जाएंगे। और एक बात और बताऊंगा बड़े पते की है, जब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल हो जाते हैं ना तो वहां पे नॉर्मलिटी और मोलरिटी भी इक्वल हो जाती हैं। जितनी नॉर्मलिटी होगी उतनी मोलरिटी होगी, आगे चल के देखेंगे। पहले हम n फैक्टर निकाल लेते हैं। तो n फैक्टर का मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास जब n फैक्टर 1 हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैंने H2SO4 का एग्जांपल लिया। H2SO4 में से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, आप कहोगे सर 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं। तो जो इसका n फैक्टर होगा इसमें से 2 H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, इसका मतलब जो इसका n फैक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू 2। इसका जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा 2, इसका जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा। अगर इसका n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइड में क्या बताया था अभी, n फैक्टर, डिवाइड में क्या बताया था n फैक्टर। अब मोलर मास कितना है, H2SO4 का मोलर मास आप कई बार कर चुके हो, पीछे के अगर पूरे लेक्चर देखे हैं तो कितना होता है 98। डिवाइड में इसका n फैक्टर कितना होगा 2, डिवाइड में इसका n फैक्टर कितना होगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया अभी आपका इसका इक्विवेलेंट मास 49 आ गया। इसलिए H2SO4 के केस में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 से ज्यादा है, कितना है 2 है, तो 49 आ गया, हो जाएगा। तो n फैक्टर निकालना एसिड का बिल्कुल इजी है, जितने भी H पॉजिटिव आयन वो दे सकता है। और ले लेते हैं एग्जांपल, HNO3 ले लें। अगर HNO3 का एग्जांपल लें तो आपको पता है HNO3 में से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, इट गिव्स ओनली 1 H पॉजिटिव। अगर ये केवल एक ही H पॉजिटिव देता है, इसका मतलब यहां पे n फैक्टर कितना हो गया 1, और n फैक्टर 1 है तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों क्या हो जाएंगे भी इक्वल। इसका मतलब यहां पे इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इसके क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि n फैक्टर कितना है 1 है। चलो ठीक है, ये भी आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं n फैक्टर कैलकुलेट करने का। अगला जो एग्जांपल ले लिया वो ले लिया अभी मैंने H3PO4। H3PO4 ये भी एक एसिड है, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। इसका अगर हम निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, H फैक्टर, कितने H पॉजिटिव है यहाँ पे 3, तो इसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं 3 H पॉजिटिव निकलेंगे, तो इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अब इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मोलर मास और डिवाइड में क्या कर देंगे भी इसका n फैक्टर, और इसका n फैक्टर कितना आया 3, आप कर लोगे ये भी। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट मास निकालने, लेकिन जो फॉस्फोरस के एसिड है उन्हीं में ही थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, कई बार दे देता है H3PO3। इसका n फैक्टर बताइए भी, इसका n फैक्टर बताइए क्या होगा। आप देखोगे कि इसमें तो 3 H है तो इसका मतलब इसमें से तीनों H निकलेंगे, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो फिर क्या होगा, इसमें से केवल 2 ही H निकलेंगे, 2 ही H निकलेंगे, इसलिए इसका जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा। आप कहोगे सर इसमें 3 H थे लेकिन H 2 क्यों निकल रहे हैं, इसका n फैक्टर 2 ही होगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आजकल आपके सिलेबस में नहीं है, पी ब्लॉक चैप्टर में होता है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं एक बार। इसका फॉस्फोरस है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, लेकिन नीट में जरूर है भाई ये चैप्टर पी ब्लॉक का, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है और बाकी जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और उनको कौन जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है। एक H डायरेक्टली फॉस्फोरस को जुड़ा होता है, ये है। यहां पे केवल वही H पॉजिटिव बन के निकलते हैं जो वाले H ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, केवल वही हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकलेगा जो किसको जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन को। तो इसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, 2 H पॉजिटिव इसमें से निकल सकते हैं। ये वाला H पॉजिटिव नहीं बना सकता, इसलिए इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, इसलिए इसका n फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। दूसरी बात एक और पते की क्या है, जब भी यहां पे ये जो ये था फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये किसका काम भी करता है, नोट कर लेना भी, ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस को जुड़ा हुआ है, इसके कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये किसका काम करता है, ये यहां पे किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम, क्योंकि यहां पे क्या है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द फॉस्फोरस, तो जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है उसके कारण ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है।
हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा ही, यहाँ पे ये लीजिए भी एक और फॉस्फोरस का एसिड है H3PO2। H3PO2 आप इसमें भी देख के क्या कहोगे, इसमें भी कितने हैं अभी 3 हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे सर इसमें भी 3H पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं, इसके अंदर से केवल एक ही H पॉजिटिव निकलता है, इसलिए इसका जो N फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, इसका भी हमें स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां बना देता हूं, ये फॉस्फोरस है, एक ऑक्सीजन नहीं, यहां पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं, नहीं सॉरी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, कितने रह गए अब आपके पास रह गया एक ही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया। अब 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली किसको जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस को। तो कौन सा हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना के निकलेगा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, बताया था ये आपके पास था भी, ये था N फैक्टर। तो जो डिफरेंट और एक्सेप्शनल एग्जांपल थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। N फैक्टर कैसे पता किया जाता है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर N फैक्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट, ये तो था एसिड का N फैक्टर, जिसको क्या नाम दिया जाता है, बेसिसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बेस के N फैक्टर को। तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं बेस का N फैक्टर। अगर हम बेस का N फैक्टर लेंगे तो क्या होगा, जो बेस है उसके N फैक्टर को क्या नाम दिया जाता है, अभी बेस के N फैक्टर का जो नाम होता है वो होता है, बेस के N फैक्टर को एसिडिटी नाम देते हैं। अभी बेस के N फैक्टर को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है एसिडिटी। बेस के N फैक्टर को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है एसिडिटी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि बेस में से क्या निकलता है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के H पॉजिटिव को। तो बेस में से निकले हुए OH नेगेटिव कितने एसिड के H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया एसिडिटी। उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया एसिडिटी। तो OH नेगेटिव किसको न्यूट्रलाइज करता है, H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसके N फैक्टर का नाम क्या रखा गया, एसिडिटी। अब आप समझ गए होंगे, जितने OH नेगेटिव निकलेंगे उतने ही H पॉजिटिव को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। एक OH नेगेटिव निकलेगा तो एक H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब जितने OH नेगेटिव रिलीज होंगे उतना ही उसका क्या होगा, N फैक्टर होगा बेस का, और बेस के N फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, एसिडिटी। ले लेते हैं अभी इसके भी एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, अभी NaOH से ही करते हैं। NaOH क्या अभी एक बेस है और बहुत ही अच्छा बेस है, बार बार यूज करते हैं। कितने OH नेगेटिव निकलते हैं, अभी इसमें से केवल एक ही OH नेगेटिव निकलता है। अगर एक ही OH नेगेटिव निकलता है मतलब इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। और अगर इसका N फैक्टर 1 है तो आगे का काम आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका N फैक्टर 1 है तो अब आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास बाई 1, मोलर मास बाई 1, क्योंकि N फैक्टर 1 आया है। मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40। तो 40 से को 1 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। मतलब यहां पे इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आ गया, मोलर मास के। और मैंने बताया था जहां पे 1 हो, N फैक्टर 1 हो, इक्विवेलेंट मास मोलर मास के इक्वल आ जाए, वहां पे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम हो जाती है। वहां पे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, दोनों सेम हो जाती है। देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अभी अगला है और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसमें से कितने OH नेगेटिव निकलते हैं, आप कहोगे सर 2 निकलते हैं, तो इसमें से 2 OH नेगेटिव निकलते हैं। अगर इसमें से 2 OH नेगेटिव निकलते हैं तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा। अब आगे का काम आपका है। तो इक्विवेलेंट मास निकालना बिल्कुल ईजी है। इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास, डिवाइड में इस बार कितने से करोगे, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका N फैक्टर कितना आया है, 2 आया है। तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव इज नोन एज N फैक्टर। लेकिन कई बार पजल करने के लिए आपको क्या देगा वो बता देता हूं। पजल करने के लिए कई बार, वैसे ये गलत है लिखने का तरीका, लेकिन पजल करने के लिए POH थ्राइस लिख देता है। इसको इकट्ठा करके लिख दिया। पता है क्या ये, आप देखोगे इसमें से 3 OH नेगेटिव है तो इसमें से 3 OH नेगेटिव निकलेंगे। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये बेस ही नहीं है, ये बेस ही नहीं है, ये क्या है, एसिड है। तो इसको देख के पजल मत हो जाना। ये एसिड है, कौन सा एसिड है, अभी जस्ट लिखवाया था, ये H3PO3 वाला एसिड है। ये H3PO3 वाला एसिड है। देखिए जरा, पीछे दिखा देता हूं एक बार आपको। ये देखिए, ये रहा H3PO3 वाला एसिड है। ये ऐसे होता है। इसको इकट्ठा करके पजल करने के लिए उसने क्या लिख दिया, POH थ्राइस। ये देखिए, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई बेस नहीं है, ये बेस नहीं है तो यहां पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पे OH नेगेटिव नहीं निकलेंगे, यहां पे H पॉजिटिव ही निकलेंगे। पीछे कर चुके हैं,
हो जाएगा। ये हमारे पास था एन फैक्टर ऑफ बेस। बेस के एन फैक्टर में ज्यादा आपको कुछ भी तंग नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल देगा जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो एसिड का हो गया, बेस का हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई आयन हो, अगर हमारे पास कोई आयन हो, कोई भी आयन हो सकता है, अगर हमारे पास कोई आयन हो तो क्या करोगे? आयन का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? आयन का एन फैक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है अभी आयन का जो एन फैक्टर होता है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज एन फैक्टर। कितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं आयन, एन फैक्टर आयन का। जैसे कि Na पॉजिटिव है, अब मुझे बताइए Na पॉजिटिव पे कितना चार्ज है, +1 है, तो इसका मतलब एन फैक्टर, इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा अभी, इसका जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा 1। इसका जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा 1। सीधी सी बात है। Al3 पॉजिटिव है, मान लेते हैं Al3 पॉजिटिव है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है 3। तो जितना उसके ऊपर चार्ज होता है आयन के ऊपर, वही उसका एन फैक्टर होता है, वही उसका क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं SO4 2 नेगेटिव है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव। तो हमारे पास जितना भी चार्ज है वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। तो वही क्या हो जाएगा अभी, उसका एन फैक्टर हो जाएगा जितना उसके ऊपर चार्ज है। तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर होगा। और ले लेते हैं एग्जांपल, कोई जरूरी थोड़े यही है, बहुत सारे हैं। Cl नेगेटिव है, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है 1 चार्ज है। तो आयन का एन फैक्टर निकालना बिल्कुल ईजी है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो आयन का भी एन फैक्टर निकालना हो गया होगा। एन फैक्टर आने के बाद आपका इक्विवेलेंट मास बिल्कुल ईजी है, तो क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे हम देख लेते हैं। देखिए, एसिड का हो गया, बेस का हो गया, आयन का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कैसे कैलकुलेट करोगे भी? अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का जो एन फैक्टर निकालना वो बिल्कुल इजी है उससे भी। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर जो होता है, इसका जो एन फैक्टर होता है, दिस इज द वैलेंसी। जो भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। जो भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है वही उसका क्या होता है भी, एन फैक्टर। अब वैलेंसी आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो अभी, तो वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक बार बता देता हूं, जिस भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी वैलेंसी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में, आउटर सेल में, तो उसकी वैलेंसी 2 है। अगर उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 है। अगर उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दो। मान लेते किसी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला 8 में से माइनस कर दो, तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर किसी के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस कर दो, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर किसी के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस कर दो, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैलेंसी बिल्कुल सिंपल है। मान लेते हैं, अब किसी का भी निकालो, आप जिसका भी चाहो। मान लेते हैं मैंने सबसे पहले सोडियम ही उठाया। सोडियम का हमें क्या करना है, एन फैक्टर निकालना, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा भी, इसका एन फैक्टर 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास। कितना होता है इसका मोलर मास 23 अपॉन में एन फैक्टर कितना होता है 1 कर दो भाई। ऑक्सीजन का अक्सर हमसे पूछता है, ऑक्सीजन का लीजिए भी, इसका जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसका एन फैक्टर 2। कैसे भी? क्योंकि सबसे पहले आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भी टोटल। देखिए 2 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 डाल दिए। अब इसके वैलेंस सेल में कितने, ये इसकी वैलेंस सेल है, आउटर सेल है, सेकंड सेल, कितने 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से 6 को माइनस किया, एन फैक्टर कितना आ गया, वैलेंसी कितनी आ गई 2, वही इसका एन फैक्टर हो गया। तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है। तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होगा 2। ये बिल्कुल ईजी है भी, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। ये हमारे पास था किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर निकालना। उसके बाद हमारे पास अगर किसी साल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, किसी भी साल्ट का निकालना वो देख लेते हैं। चलो भी ठीक है, साल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे।
किसी साल्ट का एन फैक्टर निकालना, मान लेते हैं मैंने कैल्शियम क्लोराइड का निकालना, CaCl2 का निकालना है, तो कुछ भी नहीं है अभी। एन फैक्टर अगर किसी साल्ट का निकालना तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, या तो आप उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले पॉजिटिव चार्ज को ले लीजिए या उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले नेगेटिव चार्ज को ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, या तो पॉजिटिव चार्ज को ले लीजिए या किसको ले लीजिए, नेगेटिव चार्ज को ले लीजिए, कोई भी एक। मान लेते हैं मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज को लूं तो केवल एक कैल्शियम है, और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर मैं नेगेटिव को लेता तो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2, मतलब इसका एन फैक्टर तब भी कितना आता, 2। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को ले लो या चाहे आप नेगेटिव चार्ज को ले लो, दोनों सेम है, भी किसी को भी ले लो। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मुझे निकालना है AlCl3 का, AlCl3 का निकालना है, यहां पे एन फैक्टर क्या होगा, यहां पे एन फैक्टर बिल्कुल इजी है, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3। इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका जो एन फैक्टर आएगा वो 3। अगर आप एन फैक्टर ऐसे नहीं निकालना चाहते, नेगेटिव से निकालना चाहते हैं, एक क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे कितना होगा, -3, तब भी एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। आप Na2SO4 ले लो, ये लीजिए अभी, सोडियम सल्फेट ले लो, इसका निकालना चाहो एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आप निकालना बिल्कुल इजी है। पहले पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, एक सोडियम पे +1 होता है, दो सोडियम पे कितना हो गया, +2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर आप पॉजिटिव के अकॉर्डिंग नहीं निकालना चाहते तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग निकाल लो, नेगेटिव SO4 पे, पूरे SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। लेकिन ऐसा मत कर देना भी, प्लस वाला ले रहे हो तो एन फैक्टर प्लस का 2, माइनस वाला ले रहे हो चार्ज तो एन फैक्टर -2, माइनस प्लस बिल्कुल नहीं आएंगे। टोटल जो चार्ज है, चाहे नेगेटिव को देख लो चाहे पॉजिटिव को, किसी एक को देख लो, वही उसका एन फैक्टर होगा। ये साल्ट का एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था। इसी के साथ मोस्ट ऑफ द जो आपके एन फैक्टर है वो निकल चुके हैं। उसके अलावा आप डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ोगे, वहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैं कहता हूं, चाहे लिख के ले लो, आपका नीट में, जेई में या फिर सीबीएसई तो बहुत कम पूछता है, उनमें एन फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाता है, और इक्विवेलेंट मास आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको एन फैक्टर नहीं पता है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में क्या होता है, एन फैक्टर। तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको एन फैक्टर नहीं पता है। तो आप एन फैक्टर कैसे डी एंड एफ में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनका एन फैक्टर क्या होता है, ये हमसे पूछ लेता है। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो है वो बता रहा हूं मैं आपको, हमारे सिलेबस में जो है, यहीं पे आप अच्छे से देख लेना, हमारे सिलेबस में है KMnO4, हमारे सिलेबस में K2Cr2O7। इनका ये पूछ ले एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर बताइए, या इनका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। एसिडिक मीडियम में इनका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। एसिडिक मीडियम में कैसे कैलकुलेट करोगे भाई इक्विवेलेंट मास, वो तो आपको देखना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एसिडिक मीडियम में इनका एन फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया, तो उसके बाद तो बिल्कुल इजी है, मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी, उसके लिए आपको इनकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो मेजर एलिमेंट यहां पे जो इसका मेन काम किसका है, मैग्नीज का, और इसमें मेन काम किसका, क्रोमियम का, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट सा ही बता देता हूं, ज्यादा तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। जब हम KMnO4 की बात करते हैं, तो KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है Mn2 पॉजिटिव में। ये अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, Mn2 पॉजिटिव में चेंज कर लेता है। मेजरली ये याद रखना पड़ेगा। यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +7, यहां पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो कितना हो गया, +2। कितना चेंज आया अभी, +7 से +2 पे चला गया। कितना चेंज आ गया, 5 का। इसका मतलब इसका एन फैक्टर 5 है। केवल एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं भाई मैं, केवल एसिडिक मीडियम की, तो यहां पे एन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया, याद रखना पड़ेगा। दूसरा K2Cr2O7 को ले लेते हैं अभी। K2Cr2O7 अपने आप को एसिडिक मीडियम में किस में चेंज करता है अभी, अपने आप को चेंज करता है Cr3 पॉजिटिव में। ठीक है भाई, यहां पे देखिए, यहां पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, और यहां पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +3 है। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पे रिएक्टेंट में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा अभी, एक का +6 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा प्लस का 12। तो यहां पे भी आपको 2 ही लेने पड़ेंगे। एक क्रोमियम का +3 है तो 2 का यहां पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब टोटल चेंज देखिए, +12 से +6 पे गया, कितना चेंज आएगा, 6 का। इसका मतलब यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा, 6। तो एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में कैसे पता किया जाता है, कितने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है।
लेकिन आप टोटल एलिमेंट जरूर देख लोगे भाई वो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड से देखना पड़ेगा। यहां पे क्रोमियम 2 है तो यहां पे भी आपको 2 लेने पड़ेंगे। अगर यहां 1 होता वहां 2 तब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 के अकॉर्डिंग चलते, इसलिए यहां पे n फैक्टर 6 आएगा, हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट मास वहां पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। ये थे आपके n फैक्टर। एक बार दोबारा से देखना चाहते हो आप दोबारा से देख सकते हो। n फैक्टर निकालना, ये लीजिए, सबसे पहले हमने एसिड से स्टार्ट किया था। एसिड का एन फैक्टर को नाम दिया जाता है बेसिसिटी, और एसिड में से जितने H पॉजिटिव निकलते हैं वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। ये एन फैक्टर एसिड का था। फिर हमने डिस्कस किया था बेस का एन फैक्टर, जितने OH नेगेटिव निकलते हैं वही उसका एन फैक्टर होगा। फिर हमने आयन, मतलब उस पर कितना चार्ज है, वही उसका एन फैक्टर होगा। फिर हमने डिस्कस किया था किसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, वैलेंसी को ही उसका क्या बोला जाता है, एन फैक्टर बोला जाता है। फिर हमने डिस्कस किया साल्ट, साल्ट में हम या तो पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज को एन फैक्टर बोलते हैं। और एंडिंग में मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बता दिया उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, वही उनका एन फैक्टर होगा। यह था एन फैक्टर का टॉपिक, एन फैक्टर हो गया आपका। अब एन फैक्टर से वापस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अपने अगले टॉपिक पे, अब वापस नॉर्मेलिटी पे आ जाइए आप। नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास तो आपको मिल गया। क्या फॉर्मूला भी यहां लिख देता हूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेना, तो इसलिए एम बी लिख लूं भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, बी का मतलब सॉल्यूट, अपॉन में एन फैक्टर, अपॉन में क्या हो गया भाई, एन फैक्टर, इतना लिख लीजिए, इतना हो गया। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है भाई, इक्विवेलेंट मास आ गया, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, बी मतलब सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला बताया था अभी ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का, फॉर्मूला तो अभी बताया ही नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने कैसे हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसलिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने आने चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है अभी, गिवन मास अपॉन में, अगर मोल्स बनाने होते हैं तो मोलर मास, लेकिन यहां पे गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास आएगा, अपॉन में इक्विवेलेंट मास, अपॉन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ये लीजिए अभी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। मोल्स बनाने के लिए क्या करते थे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहां पे मोलर मास की जगह सिर्फ इक्विवेलेंट मास लगाना है और कहीं कोई चेंज नहीं करना है। चलो बढ़ते चले जाते हैं आगे, इसको चेंज करते चलते हैं। अब आपने क्या किया अभी, अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रख लेते हैं यहां पे। तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास तो था ही, ठीक है भी, गिवन मास अपॉन में इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 इंटू रख दीजिए, एक को 2 में रखिए। तो इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या रख सकता हूं, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में एन फैक्टर, एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर, इंटू में एन फैक्टर, ये लीजिए। इतना हो गया या नहीं हो गया, ध्यान से देखिए भाई, इतना हो गया। अब आप एक बात और बताइए मुझे, इन सबको गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या नहीं होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या नहीं होते हैं। लिख सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर चेंज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख लूं, मोल्स मल्टीप्लाई में क्या कर दें, एन फैक्टर, ये लीजिए अभी। मतलब फाइनली एक ही चीज आ गई, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है तो मोल्स निकाल के उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। चलो इतना पहुंच गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी क्या बताई थी भी, नॉर्मेलिटी मैंने बताई थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, यही था, ये हमने किया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है भाई। अब नॉर्मेलिटी देख लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट। कहां है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये रख लो या ये रख लो, मैं दोनों रखूंगा, दो फॉर्मूले बनाएंगे। पहले ये रख लेते हैं, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई में एन फैक्टर रख लेते हैं। तो गिवन मास मल्टीप्लाई में था एन फैक्टर, डिवाइड में क्या है भाई, डिवाइड में है मोलर मास
और नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम इन लीटर, यही होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया नॉर्मेलिटी का, सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला आप ये रख लो सीधा, मोलर मोल्स मल्टीप्लाई में क्या आ गया एन फैक्टर, और डिवाइड में क्या आ गया, अभी डिवाइड में आ गया आपका वॉल्यूम इन लीटर। इतना बताइए भी हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब आप कहोगे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं क्या। अब मुझे एक बात बताइए, एक ही बात बताइए, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है। आप कहोगे सर मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मोलरिटी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसलिए नॉर्मलिटी क्या बन गई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई में एन फैक्टर, मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। ये लीजिए भाई, आप जो फॉर्मूला आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेना, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा था नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कोई खास फर्क नहीं है। मोलरिटी अगर आपको निकालनी आती है तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एन फैक्टर 1 हो गया, मैंने कहा था एन फैक्टर 1 होते ही नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, नॉर्मलिटी और मोलरिटी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। देख सकते हो आपके सामने है क्वेश्चन, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो था उसी के अकॉर्डिंग, सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स चेंज किया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये था भी, हमने और कोई भी चेंज नहीं किया। ये आपके पास था नॉर्मलिटी फैक्टर, इसी के अकॉर्डिंग आप नॉर्मलिटी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखें फिर एक बार न्यूमेरिकल, और अच्छे से जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आप निखरते जाओगे, इसमें आपको जितनी भी चीजें हैं वो एकदम से आपके माइंड में साफ रहेंगी, याद रहेंगी लंबे टाइम तक, जब आप न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक पे करते हो तब। तो एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं इनके ऊपर चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये लीजिए भाई, सबसे पहला न्यूमेरिकल यही है। ये कह रहा है सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाई वेट। इनसे रिलेटेड मैं एक बात बता देता हूं, सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ए सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाई वेट। एक सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का जो 98% बाई वेट है, मतलब मास परसेंटेज दी हुई है। मास परसेंटेज जब भी दी हुई हो तो हम कम से कम भी इससे रिलेटेड 50-60 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। मास परसेंटेज का मतलब है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, उसमें से जो दिया हुआ है वो उसका मास है। तो यहां पे H2SO4 सॉल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्यूट के मास ज्यादा हो सकती है, 98 ग्राम है। जिसकी डेंसिटी दी हुई है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा माउल्ड कर दिया, कंसंट्रेशन निकाली इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर किसकी यूनिट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर किसकी यूनिट होती है भाई, नॉर्मलिटी की। मतलब नॉर्मलिटी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं, जैसे भी निकालोगे वैसे निकल जाएगा। दोनों तरीकों से देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है अभी, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं WS से डायरेक्ट लिख रहा हूं छोटे में, तो कितना हो गया 100 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। उसमें से आपके पास जो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना हो गया 98% है, तो मतलब कितना हो गया 98 ग्राम हो गया अभी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया। ठीक है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब हमारे पास एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा भाई इसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से 2 H पॉजिटिव निकलते हैं, तो एन फैक्टर भी 2 हो गया। एन फैक्टर 2 हो गया तो आप इसका क्या निकाल लो, अब आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मोलर मास अपॉन में क्या बताया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास कितना आएगा इसका 98 ही आएगा। अभी H2SO4 का कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 अपॉन में इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो मतलब इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। इतना हो गया नहीं हो गया भाई, आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया, इसमें कोई वो नहीं है, इक्विवेलेंट मास निकल गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास कितना है 98 ग्राम, ये रहा। ठीक है भाई 98 है, डिवाइड में इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया था 49। तो कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए भाई 2 आ गए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ चुके हैं 2 आ चुके हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर 2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर 2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो आए हैं वो 2 आ चुके हैं। ठीक है भाई,
अच्छी बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 आ चुके हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर 2 आ चुके हैं तो उसके बाद आपका क्या हो गया, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। आप कहोगे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो आ गए लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कहीं दिया हुआ कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। अरे डेंसिटी किस लिए दी हुई है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो डेंसिटी निकाल लो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम को ऊपर ले आओ, डेंसिटी को नीचे, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ये रहा। कहां गया, 100 ग्राम, ये रहा। अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, 1.1। 1.1 पॉइंट को हटाओगे कितना आ जाएगा, ऊपर एक जीरो और बढ़ा दो तो कितना रह जाएगा, नीचे 11 रह जाएगा। नीचे कितना रह जाएगा, 11। ये लीजिए अभी, ये किस में आएगा, ml में। लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना, लीटर में। ml को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से और डिवाइड कर दो। ठीक है अभी, ये लीजिए 1000 से और डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। अब ये क्या बन चुका है, अभी लीटर बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है, लीटर बन चुका है। अभी ये लीटर बन चुका है। ठीक है, आ गया वॉल्यूम भी। 1000 से 1000 कैंसिल, तो 1/11 लीटर रह गया, 1/11 लीटर। ठीक है, कर लेंगे अभी। अब नॉर्मलिटी में रख दो, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ठीक है देख लेते हैं एक बार नॉर्मलिटी में क्या आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने थे, 2 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर है। लीटर कितना है, 1/11। 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना आ गया अभी, 22 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये लीजिए अभी नॉर्मलिटी आ गई। सोल्व करके देख लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। 22 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये था सिंपल सा क्वेश्चन जो आप नॉर्मलिटी इक्वेशन के ऊपर कर सकते हो, नॉर्मलिटी से कर सकते हो। दूसरा तरीका और देख लेते हैं। आप कहोगे सर सेकंड तरीका भी बता दीजिए। अरे सेकंड तरीका देख लो। वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आया था 1/11 लीटर। ठीक है भाई, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। 1/11 लीटर आया था, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। सेकंड तरीका देखिए भाई, दूसरा तरीका क्या है, मोलरिटी बना लेते हैं पहले। फिर से वही, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है भाई, 100 ग्राम है, तो उसमें से WB मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 98 ग्राम है। ये भी ठीक है। मोल्स बना लेते हैं। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट किससे, NB से डिनोट किया जाता है। गिवन मास कितना था, 98 डिवाइड में इसका मोलर मास भी कितना होता है, H2SO4 का 98। कितने मोल्स आ गए भाई, 1। आप कहोगे सर बनाया, चलो कोई ना, बनाया तो अब आप क्या कर दो, मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1/11। 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितनी मोलरिटी आ गई भी, 11 मोल पर लीटर। मोलरिटी आ गई या नहीं आ गई। और मोलरिटी आने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए क्या बताया था, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला किया था वो क्या किया था, मोलरिटी मल्टीप्लाई में n फैक्टर, मोलरिटी मल्टीप्लाई में n फैक्टर, और H2SO4 का n फैक्टर कितना, 2। तो रख दीजिए, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी कितनी आई है 11 मल्टीप्लाई L फैक्टर कितना इसका 2। तो देखिए वही सेम आ गया, नहीं आ गया, दोनों जगह आंसर। यहां पे भी वही आया और यहां पे भी वही आया था, देख लीजिए आप, यहां पे भी और यहाँ पे भी कितना आया था, 22 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहाँ पे भी कितना आया, 22 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये लीजिए अभी दोनों जगह सेम आया या नहीं आया। ये आपके पास था भी n फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, और ये आपके पास नॉर्मलिटी। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे, क्योंकि अक्सर CBSE ने जो पूछा है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली हो जाएगा। ये था भी नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल्स। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी के दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे हमें, वो भी देख लेते हैं अभी एक बार। ये लीजिए अभी, ये लीजिए, ये करते हैं। नॉर्मलिटी का टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी समझने का है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ n/2 HCl सॉल्यूशन। n/2 का मतलब 1/2 नॉर्मलिटी का एक HCl का सॉल्यूशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी समझने का मैं कंप्लीटली बता देता हूं, एक एक चीज समझना ध्यान से। ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ n/2 यानी कि 1/2 नॉर्मलिटी का HCl सॉल्यूशन इज हीटेड इन ए बीकर। एक बीकर में लिया गया उसको और हीट कर दिया। हीट करोगे सीधी सी बात है, वेपर्स तो बनाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बनाएगा। तो ये क्या किया गया, जैसे ही उसको हीट किया गया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड टू 600 ml। वॉल्यूम कम हो गया और कितना रह गया, 600 ml रह गया। पहले कितना था वो भी देखेंगे, पहले कितना था।
और जो HCl लॉस्ट हुआ है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लॉस्ट हो गया, कितना 3.25 ग्राम। पहले कितना था, जो लॉस्ट होने के बाद कितना बचेगा वो भी देखेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। पहली बात तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं क्या है। ये कह रहा है 1/2 नॉर्मेलिटी का HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, नॉर्मेलिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1/2। ठीक है, 1/2 दी हुई है। 1/2 नॉर्मेलिटी का HCl का सॉल्यूशन है। 1/2 नॉर्मेलिटी का HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है भाई, 1/2 नॉर्मेलिटी का है, इसको हमने हीट कर दिया, इसका वॉल्यूम अभी कितना है वो देख लेते हैं। 1/2 नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यही है मतलब। ये है इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और उसके अंदर, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और उसके अंदर जो सॉल्यूट है कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसी का सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूट है। उसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं वो 1/2 दिए हुए हैं। उसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं वो 1/2 दिए हुए हैं। उसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 1/2 दिए हुए हैं। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, HCl क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, कितने होंगे भाई, 1/2 होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर। कितना हो जाएगा भी, 1 लीटर या 1000 ml लिख सकता हूं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये समझ में आ गया तो आगे का पोर्शन इजी हो जाएगा। सभी में ऐसा ही करते हैं। हम क्या पढ़ते थे नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन जो वो 1 लीटर है, 1000 ml है, उसमें से नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट हाफ है, 1/2 है। ठीक है भाई, 1000 ml था स्टार्टिंग में सॉल्यूशन, 1000 ml। अब न्यू वॉल्यूम कितना हो गया अभी, यहां लिख लेता हूं न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम कितना हो गया भाई, न्यू वॉल्यूम आपका हो गया सर 600 ml। ठीक है भाई, वॉल्यूम तो मिल गया, इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे भाई, वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे हम। इतना हो गया भाई। लेकिन अब आपको अगर HCl का जो स्टार्टिंग वाला मास है वो पता चल जाए तो उसमें से लोस्ट वाला घटा देंगे, कितना लोस्ट हुआ, 3.25 ग्राम। तो कितना स्टार्टिंग में मास, अरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को भी हम मास में चेंज कर सकते हैं, जैसे मोल्स को मास में चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, यही तो फॉर्मूला होता था, इक्विवेलेंट मास। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, मोलर मास अपॉन में क्या था, एन फैक्टर, यही था। अब मुझे एक बात बताइए, आप बाकी सब छोड़िए, जो HCl है उसका एन फैक्टर कितना होगा, आप कहोगे सर 1, क्योंकि इसमें से एक H पॉजिटिव निकल सकता है, और जिसका एन फैक्टर 1 होना उसका मोलर मास ही इक्विवेलेंट मास बन जाता है, उसकी मोलरिटी ही नॉर्मेलिटी बन जाती है। आपके लिए और भी आसान हो गया, ये मोलरिटी ही नॉर्मेलिटी है, इक्विवेलेंट मास ही मोलर मास है, मतलब इक्विवेलेंट मास ही मोलर मास मानो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल्स के इक्वल माने जाते हैं। तो यहां पे चलो लिख देते हैं। अब गिवन मास आपको निकालना, तो गिवन मास निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया, इस इक्विवेलेंट मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका, मोलर मास के इक्वल, और HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5, ये हो गया। तो गिवन मास आ गया, कितना आ गया अभी गिवन मास देख लेते हैं एक बार, गिवन मास कितना आ गया अभी आपके पास, कितना आ गया गिवन मास देख लेते हैं एक बार, कितना आ गया 36.5/2 कितना हो जाएगा 18.25 ग्राम, कितना हो गया अभी 18.25 ग्राम। यानी कि स्टार्टिंग में इतना HCl प्रेजेंट था, ये स्टार्टिंग में HCl था जो आपका आ गया, इनिशियली इतना HCl आपके पास प्रेजेंट था, स्टार्टिंग में इतना HCl था, और उसमें से कितना लॉस्ट हो चुका है 3.2 ग्राम। तो रिमेनिंग HCl अमाउंट, रिमेनिंग HCl मास कितना हो गया अभी 18.25 स्टार्टिंग में था, उसमें से कितना लॉस्ट हो चुका है 3.25 ग्राम, कितना बच गया अभी 15 ग्राम पेंडिंग है। मतलब आपका जो HCl है न्यू अमाउंट जो है वो 15 ग्राम है, ये 15 ग्राम HCl है और 600 ml सॉल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी बनानी है, बना देते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी। अब सारे फैक्टर नए तरीके से नए उससे चलेंगे, क्योंकि आपका जो नया मास है वो कितना है 15 ग्राम है। तो फिर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं यहां पे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकालोगे भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, उसका गिवन मास कितना है 15 बचा हुआ, अब अपॉन में इसका
एन फैक्टर या सॉरी अपॉन में इसका इक्विवेलेंट मास या मोलर मास। क्यों? क्योंकि मोलर मास जो है इक्विवेलेंट मास के इक्वल आया हुआ है, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है। तो इसका जो मोलर मास है या इक्विवेलेंट मास है वो कितना है? 36.5 होता है HCl का। निकाल लिया भाई, ये आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। वॉल्यूम है ही किस में? ये ml में। इसको 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर बन जाएगा। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 15/36.5 और इसको कितने से डिवाइड कर दूं? डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 600। 1000 कहाँ चला जाएगा? क्योंकि लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, ऊपर चला जाएगा। सोल्व कर लेना भी, आपके पास क्या आ जाएगी? नॉर्मलिटी ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। मास लॉस्ट होने के बाद, वॉल्यूम लॉस्ट होने के बाद जो HCl बचा उसकी नॉर्मलिटी इतनी आएगी भी। ये था HCl की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने का तरीका। सबसे सिंपल और इजी वे में जो न्यूमेरिकल है वो ये पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल जो होंगे इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझना है, उसके बाद हम इसका क्या समझेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब भी आप कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो तो मैं आपको बताता हूं, मैं ये नहीं कहता मेरा देखिए, किसी का भी देखते हो तो पहले आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, कम से कम 2-3 लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बीच बीच में लेक्चर को देखोगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक 1 यूनिट पूरा देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो। सिलेबस मैं गारंटी देता हूं आपको सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी कभार जो वीडियो है वो बीच में 1 आधा दिन मिस हो जाती है, तो उसके लिए आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, टाइम से करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।